चलिए आज नए टॉपिक को हम लोग देखते हैं जनगणना 2011। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती है, पता है ना। लेकिन इस बार 2021 का जो जनगणना होने वाला था वो नहीं हुआ, तो हमारे पास डाटा 2011 का ही अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। क्यों नहीं हुआ 2021 में? कोविड के कारण। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तत्काल 2021 में क्या क्या जनगणना में कुछ महत्वपूर्ण बातें और क्या डाटा हमारे पास है। इसमें जनगणना में कुछ डाटा संबंधित आंकड़ा जो है वो हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ के मामले में थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़, इसका ब्रीफ देखते जाते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते भी चलेंगे। सबसे पहले देखिए जनगणना है क्या, जनगणना से क्या समझते हैं। ठीक है, जनगणना देखिए है कि यह उन सभी लोगों की आधिकारिक गणना है। किसका आधिकारिक गणना है? जो किसी देश में रहते हैं, जिसमें एक विशेष समय सीमा में उनकी जानकारी जैसे साक्षरता, आयु, नौकरी आदि क्या है, शामिल है। लेकिन एक निश्चित समय का रहा, एक विशेष समय, जिसका विशेष समय हमारे भारत में क्या है, 10 वर्ष। यानी हमारे भारत में कितने वर्षों पे जनगणना होती है? 10 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, समझ रहे हैं? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किसके द्वारा जनगणना जो होता है किस मंत्रालय के अधीन है? एकदम पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखते चलेंगे। यह जनगणना जो है किस मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित किया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा किस अधिनियम के तहत की जनगणना की शुरुआत हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण, VVI इसको कर सकते हैं। जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1948। पूछेगा कि भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1948 के अधिनियम के तहत। किस मंत्रालय, अगर मंत्रालय पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। अब है क्या कि इसके तहत जो होता है, किसके तहत? ये रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। उसी के गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है, ऑफिस है, वो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का। उसी के तहत जो है यह जनगणना की जाती है। हेलो, हाँ, हम्म। तो ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण डाटा। एक सबसे पहला कि कितने वर्षों पे जनगणना की जाती है? 10 वर्ष पे। किस मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कौन सा अधिनियम के तहत? जनगणना अधिनियम 1948। एकदम 3 महत्वपूर्ण पॉइंट एकदम याद, शायद लगता है हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ये तो जानकारी के लिए थोड़ा दे दिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी जो हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। जब इंग्लिश मीडियम में है तो समझ ही लेंगे। यहाँ तो हम लोग सब क्या हैं, हिंदी मीडियम ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, क्योंकि अभी जब ऑनलाइन डाला जाता है तो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, तो जनरली उसको नोट्स बनाने में सहूलियत हो जाएगी। अब आगे हम लोग आइए कि थोड़ा इतिहास के बारे में। जनगणना का कुछ हिस्ट्री है, हम लोग जैसा आप लोग पढ़े भी होंगे, हमारी जानकारी जहाँ तक कि आप लोग पढ़े होंगे सिर्फ 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनगणना की शुरुआत हमारे मौर्य साम्राज्य से ही चल रही है। मौर्य संवंश जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब के समय से ही, मौर्य साम्राज्य से ही जनगणना की। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मौर्य प्रशासन में जनगणना जो है एक नियमित प्रक्रिया थी। क्या थी? एक नियमित प्रक्रिया थी, जो कि गांव के अधिकारी, सबसे पहला मौर्य प्रशासन में गांव के अधिकारी को क्या कहते थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है इतिहास के तहत कि गांव के अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ग्रामिका। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, और नगर पालिका के अधिकारी को क्या कहा जाता था? नगरिका। कोई ऐसा विशेष नहीं है, गांव के अधिकारी तो गांव से है तो ग्रामिका, नगर पालिका के अधिकारी है तो नगरिका। ठीक है, खाली का लगा देना है। को ज़्यादातर कर से बचने के लिए, जो कर से टैक्स होता था ना, कराधान जिसको बोलते हैं, टैक्स से बचने के लिए कुछ खास वर्गों के लिए जनगणना की जाती थी, चिन्हित की जाती थी कौन कौन व्यक्ति किस किस कार्यों में है। तो उसमें जनरली क्या था? व्यापारी, कुम्हार, कृषक, बढ़ई आदि जैसे विभिन्न वर्गों के लोगों की
गणना करने का काम दिया गया था। ये लोग क्या किए थे, उन लोगों का गणना करने का काम दिया गया था। तो सबसे पहले अगर पूछ दिया जाए ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है या कब की गई थी, तो अगर ऑप्शन में रहेगा मौर्य काल, आधुनिक, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के तहत दे देगा 1872 या 1881, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य काल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट महत्वपूर्ण था इसलिए इस पॉइंट को हम इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी शहर की पहली जनगणना, कोई भी शहर का पहला जनगणना करने का श्रेय किसको जाता है, हेनरी वाल्टर। एकदम याद कर लो, हेनरी वाल्टर। किसी शहर की पहली जनगणना, पहले ये लिखिए कि पहली जनगणना करने का श्रेय किसे जाता है, हेनरी वाल्टर। हेनरी वाल्टर नहीं याद है, 2-3 बार बोलिए, 2-3 बार लिखिए, हेनरी वाल्टर। इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले जो है ढाका शहर का क्या किया था, जनगणना किया था, ट्रायल के तौर पर ढाका शहर का जनगणना किया था। कौन सा शहर का, लिखो लिखो, याद होगा जी, लिखने से मत कतराओ, बार बार बोलते हैं, कुछ कुछ पॉइंट बना के लिखो, लिखोगे फायदा होगा, नहीं लिखोगे तो फिर एक बार में सोचोगे देख लेंगे, तो हम लोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर और कालिदास नहीं है, जब तक 2 बार 4 बार नहीं देखेंगे लिखेंगे तब तक संभव नहीं होता। तो कहाँ पर हुआ था पहला जनगणना, सबसे पहला ट्रायल के तौर पर ढाका में। कौन किए थे, हेनरी वाल्टर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारतीय जनगणना का जनक। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है, हेनरी वाल्टर। भारतीय जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर। पॉइंट बना के लिखते चलिए, फिर बाद में एक बार वीडियो देख लीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। भारतीय जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर। सबसे पहला किस शहर का जनगणना, ढाका का, जो कि वर्तमान में कहाँ की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, तो हेनरी वाल्टर ने ही करवाया था, जिसे भारतीय जनगणना का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। इसको पहचानते हो, कौन है, नहीं देखे होंगे, मेयो, ये है रिपन बाबा। ये दोनों का संबंध जनगणना से है। क्या है, देखते हैं। पहला आधुनिक जनगणना, अब आ जाइए आधुनिक के समय में। हम लोग प्राचीन में हम लोग चर्चा कर लिए कि मौर्य काल में, उसके अभी ढाका में। अब आधुनिक जनगणना की अगर बात की जाती है तो 1865 से 1872 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में गैर सामयिक तरीके से, माने उतना सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, कोई नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं, ऐसे जनगणना किया जो कि प्रॉपर वे में नहीं था। लेकिन एक जनगणना मोटा मोटी की शुरुआत मानी जाती है कि सबसे पहले शुरुआत 1872 में, 65 से शुरू हुआ था, 72 तक बहुत दिन तक चला था, धीरे धीरे प्रोसेस स्लो था। क्या हुआ था, की गई थी, जो किस गवर्नर जनरल के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। एक बार नहीं बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा गया कि सबसे पहली बार भारत में जनगणना किसके समय में हुई, सबसे पहली बार भारत में जनगणना किसके समय में हुई, लॉर्ड मेयो में। कब हुई थी, 1872। अगला देखेंगे आप, समकालिक जनगणना आ जाइए, वो तो ट्रायल था, आधुनिक जनगणना। अब जो समकालिक जनगणना का मतलब क्या हो, जो अभी तक चला आ रहा है, समकालिक, प्रेजेंट टाइम तक, जो वर्तमान समय तक जनगणना चली आ रही है, चलती रह रही है, वो जो है 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ मेयो लिखा गया था, तो रिपन के द्वारा शुरू हुई थी, और तब से लेकर 2011 तक कोई रुकावट नहीं हुआ। एकदम प्रत्येक 10-10 वर्षों पर ये जनगणना क्या हुई, 81, 91, 1, 11, फिर 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, वहाँ तक जनगणना चली आई है। 11 के बाद 21 में होने वाली थी, लेकिन 21 में जनगणना नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो जान गए 2 ही मेन पॉइंट कि पहली जनगणना, आधुनिक जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872, और पहली समकालिक जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। पहला सेंसस बिगिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। बहुत महत्वपूर्ण, डेट के साथ पूछता है। ठीक है, डेट के साथ पूछता है कि पहली आधुनिक जनगणना इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, यानी 1947 के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, 9 फरवरी 1951 में। 9 फरवरी 1951 में पहली जनगणना हुई। कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद। ये याद रखिएगा, आज़ादी के बाद।
आज़ादी के बाद, ठीक है, क्योंकि 1947 में आज़ादी मिली थी और 51 में उसके बाद पहली जनगणना हुई थी। आगे भी बताएंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है और पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी आगे भी, ठीक है। आगे देखते हैं, वही चर्चा 2021 वाला चर्चा कर दिए हैं कि कोविड-19 के कारण इसे भारत में महामारी के रूप में स्थगित करना पड़ा, 2021 वाला, ठीक है। 21 में होने वाला था जनगणना, 2021 को कम से कम अक्टूबर 2023 तक, कब तक स्थगित किया गया? अक्टूबर 2023 तक। अब तो हम लोग 25 में आने वाले हैं, लेकिन है कि हो सकता है फिर जनगणना की शुरुआत हो जाए। देखते हैं कब शुरुआत होता है, शुरुआत होगा तो नया डाटा आ जाएगा। कोविड-19 के कारण इसे भारत में महामारी के रूप में स्थगित करना पड़ा और अक्टूबर 2023 तक, इसे जानकारी के लिए है। आगे आइए, महत्वपूर्ण जो पॉइंट एग्जाम के व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण है, किस जनगणना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं? यह 15वीं भारतीय जनगणना थी। किसके बारे में? हाँ, 21 नहीं समझिएगा क्योंकि 21 का भी हुआ नहीं है, 11 का ही है। कितना जनगणना था? 15वां जनगणना, 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आजादी के बाद कितना जनगणना? 8वीं, 7वीं, हाँ हमको लगा सुनने में 8वीं। आजादी के बाद कितनी जनगणना? 7वीं आया। ऐसे कितना जनगणना? 15वां। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण, ठीक है। अभी पूछेंगे इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 का जो जनगणना हुआ था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका टैगलाइन था, आदर्श वाक्य था, जो कह सकते हैं 2011 का सेंसस का, जनगणना का, ठीक है। इसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कि जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण, चारों पॉइंट अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण, VVI, चारों पॉइंट एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा याद करना कि 15वीं भारतीय जनगणना, आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना, आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जिसको कहते हैं वो थे सी चंद्रमौली, ठीक है। हाँ CM चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। ये इंडिया का मैप है, बताइए आप लोगों को। अब आइए, इसका जो है अंतिम डेटा 31 मार्च 2011 को जारी किया गया। जो शुरुआत हुआ था जनगणना 31 मार्च 2011 को, और उसको फाइनलाइज कब किया गया? 20 मई 2013। इतना आसान नहीं है कि जनगणना तुरंत हो जाएगा। इंडिया देश है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये नहीं है कि इतना बीच में तो जनगणना कराना चाहें तो पता चला 10 मिनट में जनगणना 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष की जनगणना की यहाँ बात हो रही है। तो इसलिए 11 में शुरू हुआ और कब तक चला? 2013। कभी कभी आयोग पगला जाता है तो ये भी डेट भी दे देता है कि कब जब फाइनल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, 11वीं जनगणना की फाइनल रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो इसका डेट क्या हो जाएगा? 20 मई 2013 को, ठीक है। अब आइए देखते हैं, भारत जो है 17.64%, 17.64 बोलेंगे, 17.64 नहीं बोलेंगे, ठीक है। 17.64% 10 की वृद्धि के साथ जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। कितना स्थान पर है? दूसरा स्थान पर। मतलब कि हर 10 वर्ष में कितना % की बढ़ोतरी हो रही है? अगर मान लीजिए 100 जनसंख्या है तो 10 साल के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? 4 कैसे जोड़िएगा? मैंने मान लीजिए 117 पॉइंट नहीं तो 117 मानिए, 118 मान लीजिए, हाँ मोटा मोटी कहने का हुआ। तो कहने का मतलब हुआ 17.64% 10 की वृद्धि रही पिछले साल के बनिस्पत, ठीक है। तो देश में, पूरे विश्व में कितना स्थान पर? अगर पूछिएगा पहला, तब चाइना, कितना उसका 10 की वृद्धि दर है? चाइना का 19%, इंडिया का 17.6%। अभी का बात तो बहुत है, अभी का बात हम लोग नहीं करेंगे, जब तक कोई डाटा नहीं आएगा तब तक हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग पास 2011 का ही डाटा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ओ सॉरी,
पहला स्थान पर कौन हो जाएगा? चीन, कितना %? एक बार लिख देते हैं, याद भी रहेगा। दूसरा स्थान पर कौन? भारत। बाकी जानना जरूरी नहीं है, यही दोनों में रेस चल रहा है, कौन आगे, हम आगे कि हम आगे। जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है बेरोजगारी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब आइए देखिए डाटा वाला, अब दिमाग का थोड़ा दही होगा। क्या क्या डाटा हमारे पास है? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 121 करोड़। कितना जनसंख्या है? सिंपल अगर बात करेंगे तो हम लोग याद करने के लिए 121 करोड़ भी याद कर लेंगे तो हमको चल जाएगा, क्योंकि कभी ऐसा ऑप्शन नहीं देगा 121, 08 और 64,977, 84,977 ऐसा करके डाटा देने वाला नहीं है, क्योंकि जानता है कि बहुत याद करना टफ होता है। इसलिए 121 करोड़ अभी याद करना कर लिए हैं तो सफिशियंट है, लेकिन उतना याद करना जरूरी है। वर्तमान समय तक लग रहा है 142 करोड़ तक पहुंच चुका है। हाँ हाँ, नहीं देखेंगे कौन कौन आया है महापुरुष। पुरुष जनसंख्या कितना है 121 करोड़ में? 51.54। ये वाला डाटा याद रखिएगा, खाली परसेंट वाला, संख्या याद नहीं रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है संख्या याद रखना, सिर्फ परसेंट में लिख लीजिए। पुरुष कितना % है? 51.54%। महिला कितना है? 48.46%। पुरुष का संख्या ज़्यादा है, तैयो देखिए आरक्षण ज़्यादा है महिला को। बराबर लाने के लिए किया गया है ना आरक्षण। बिहार में तो लगे 35% आरक्षण। आइए तीसरा लिंग यानी ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, ये ट्रांसजेंडर वाला डाटा याद रखिएगा। 4,90,000, 4,90,000 क्या है? ट्रांसजेंडर है। अभी हाल में देखिए बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ दिया, पहला ट्रांसजेंडर जो बनी है पुलिस उप निरीक्षक माधवी मधु कश्यप, रहने वाली बांका की, समस्तीपुर में पोस्टिंग। अब आइए देखिए महत्वपूर्ण लिंगानुपात कितना है? 943। लिंगानुपात कितना है? 943। ठीक है, आप बताओ दिलीप, लिंगानुपात से क्या समझते हो? 943 लिंगानुपात है, क्या है? कोई ना बोलेगा। महिला का जनसंख्या एक डिस्ट्रिक्ट में 943, कुछ दिमाग लगाओ। आप बताइए शुभम। हाँ, क्या क्या 1,000? 919 है। हाँ ठीक बोल रहा है, ठीक है। 1,000 पुरुष पे 943 महिला, इसीलिए लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है लड़का के बीच। देखते हो लड़की की संख्या कम है, लड़का की संख्या ज़्यादा, इसलिए झगड़ा का सबसे बड़ा कारण ये है। लड़की की संख्या अगर हो जाए 1200 1500 तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लड़की लोग का भी भाव बढ़ल रहता है। बढ़ता है जी? अभी आप ही लोग बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है? अरे तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही, कमी थोड़े है क्या? ये सोच के चलिए, तब लड़की लोग का भाव कमेगा। चलिए वह सब बातों पे ध्यान नहीं देना। लिंगानुपात कितना है ये जानना हम लोगों को, 943। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है ज़्यादा भी हो गया है। हाँ अभी देखेंगे हम लोग, वहाँ पढ़ा लिखा सब ज़्यादा है ना। अब देखिए महिलाएं बाल लिंगानुपात 6 वर्ष तक कितना है? 919। देखिए डाटा महत्वपूर्ण है। महिला बाल लिंगानुपात मतलब क्या हुआ? 6 वर्ष की बच्ची लड़की आ जाइए, उस पर लड़का पर लड़की कितना है? 919। ठीक है। महिला जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा? 382 महिला है। लेकिन हमको लगता है इस एरिया का लेगा तो महिला ज़्यादा हो जाएगा, नया टोला भिकना पहाड़ी का है।
पलायन करके आया हुआ है, हम लोग भी तो पलायन करके आए हैं, लेकिन बहुत कम है, 382 बहुत कम है। तो ये महिला जनसंख्या का घनत्व है, ये भारत का डाटा है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लिया गया, ठीक है ना। तो ये सब डाटा पांचों एकदम महत्वपूर्ण, 6 कितना डाटा है जी, 1 2 3 4 5 6 7, सातों डाटा लिखिए। हाँ अभी आएगा, वो भी लिखाएंगे। लिख लिए ना, क्या लिखे हैं, जनसंख्या कितना भारत का, पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत, महिला जनसंख्या का 48.64। अच्छा एक चीज बता देते हैं, आप लोगों को पता होगा ही, अगर पुरुष का पता है तो महिला का निकाल सकते हैं, माइनस कर दें। लेकिन इससे ट्रांसजेंडर बीच में घुस जाएगा, तो इसको नहीं महिला में रखेंगे नहीं पुरुष में रखेंगे, तो कहाँ चल जाएगा। बात ये भी सही है। अरे भाई 51.54 48.46 ये पुरुष का है जी, ये महिला का है, तो कितना हो गया, 100 तो हो गया। तो परसेंटेज तो जब भी होगा तो 100 भी होगा। तो बतवा तो समझ में नहीं आया, समझ में आया। बात ये है, ट्रांसजेंडर भी दो कैटेगरी के होते हैं, पुरुष ट्रांसजेंडर, महिला ट्रांसजेंडर। तो ये जो बनी है, एग्जाम्पल दे देते हैं बिहार वाली, वो महिला ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, किसी में महिला का गुण, किसी में पुरुष का गुण। हाँ वो मेल वाला था, लड़की थी लेकिन उसमें मेल का गुण था, तो वही तो, ये भी यही तो वही थी, तो इसीलिए उसको या तो इसमें काउंट कर लेता है या तो इसमें काउंट कर लेता था, इसलिए 100 सही है। चलिए इतना लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग से एक छोटा सा सवाल करते हैं, ऑनलाइन वाले कमेंट में करके बता दीजिएगा, ये कौन सा शहर हो सकता है। ठीक है, ये कौन सा हो सकता है, ये दिमाग लगा रहे हैं आपने समझ रहे हैं कि आप दिमाग लगा रहे हैं। आइए दिल्ली, ठीक है, 4 इसीलिए फोटो दिया गया कि वहां पर उसका चर्चा किया गया है, ठीक है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। बहुत सुंदर, जो कि दिल्ली का हम फोटो दे दिए। ये कौन सा है, क्या नाम है इसका स्मारक का, इंडिया गेट गए हैं। हाँ चलो अगला है, सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिए, सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित, सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित। दिलीप तुम पे ज्यादा फोकस है, स्पेशल कल शनि रविवार है, किसी का टेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा टेस्ट होगा, हम बता दे रहे हैं इसी टॉपिक से। ये लोग तो आएगा नहीं कल, तुम रहवे करोगे, तुम्हारा टेस्ट लेंगे। तो सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा दिल्ली, या सबसे कम, अब यही हाल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये तो याद ही है, सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। ये 4 का पिक्चर भी है, देखने के बाद दिमाग में आ सकता है। यहाँ जाइए जरूर, बहुत मज़ा आएगा। नया साल में अगर किन्हीं को जाना की इच्छा है तो चले जाइए लक्षद्वीप। यहाँ जाने में भीड़ भाड़ में ठेला ठेली है, मज़ा नहीं आएगा, बहुत ऐसे भी भीड़ है, हमेशा भीड़, कहीं भी चल जाइए, बनारस में तो और भीड़। ये सिक्किम का ये जो है ना, यहाँ जाइएगा ना गैंगटोक वगैरह में, ये आपको जनरली भी देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। वहाँ तो 2 का चर्चा कर लिए, सबसे अधिक सबसे कम किए थे ना जी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। अब आ जाइए, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना कि कहता है अरेंज करने कीजिए, कहाँ कम से घटाते हुए कि इन राज्यों की जनसंख्या को क्रम में सजाएं। तो क्रम में अगर सजाने दे देगा भाई, तो उत्तर प्रदेश के नंबर में, महाराष्ट्र के नंबर में, बिहार के नंबर में, बंगाल के नंबर में, और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। एक इसका डाटा याद रख लेना, बिहार का, बिहार के हो, बिहार एसएससी के लिए या बिहार के अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 10 करोड़ 38 लाख, हाँ 10.5 करोड़ याद रखो न, या 10 करोड़। तो ये अरेंज करने का है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। 5 गो एकदम याद करना है अरेंज करने के लिए, ठीक है। 5 याद करना एकदम आसान, याद हो गया, नहीं याद हुआ तो कीजिए याद।
नहीं डाटा मत लिखिए, डाटा खाली बिहार वाला लिखिए ना, इसका लिख लीजिए 19 करोड़। हाँ पकड़ता है तुम बहुत अच्छा बात, लेकिन कभी कभी हाँ यूपी में है, ये है बहुत ज़्यादा जनसंख्या। ठीक है, तो हमारा कौन सा 5 राज्य हो गया बताइए अंकिता आप? सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला, पोल्यूशन बोलते हैं, जनसंख्या वाला। उसके बाद उस उसके बाद दो और है, पांचों बोले थे याद करने। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम कहाँ से ला दिया तुम? ठीक है ठीक है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। हाँ देखो तुमको हेल्प कर दिया दिलीप, ये क्वेश्चन बता दिया, उसको पार्टी दे देना। अगला आ जाइए, मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, खासकर दिल्ली सबऑर्डिनेट वगैरह का एग्जाम दीजिएगा ना, मेट्रो वाला कोई एग्जाम दीजिएगा तो वो सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेट्रो सिटी में, जितना मेट्रो सिटी है उसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो सबसे 1 नंबर में कौन सा हो जाएगा? मुंबई। 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 में, 5 में, चारों हो गया पहले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला, और एक अंतिम में 5वां नंबर पर है बेंगलुरु, यानी साउथ में 2। इसलिए डाटा को इतना महत्वपूर्ण नहीं है, डाटा इसको छोड़ दीजिए, खाली ये क्रम लिख लीजिए, मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई, मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई। ठीक है, अगला आओ, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। जब वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पड़े हो, सबसे कम जनसंख्या वाला, लिस्ट का मतलब क्या होता है? कम। सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप, नीचे से 1 नंबर, उसके बाद दमन और दीव। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावड़। दमन और दीव का कहाँ है ये, आप बताइए। दादर नगर हवेली दोनों मिल गया है, लेकिन उस समय तक डाटा हमारे पास थोड़ा पुराना वाला डाटा है ना, तो इसीलिए। अंडमान निकोबार 4 नंबर पर, ठीक है, उसका सिक्किम स्टेट में आ जाता है, लेकिन अभी चारों खाली लिखिए, 1 2 3 4, 4 को लिख लीजिए। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार। लिखने रहे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सेक्स रेशियो, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला, देखिए अभी चर्चा कर रहे थे ना, कितना था भारत का लिंगानुपात? 943 था ना। अगर राज्य की बात की जाएगी, सबसे अधिक किस राज्य में लिंगानुपात है, तो क्या हो जाएगा आंसर? सबसे अधिक केरल में। केरल में कितना है? प्रति 1000 पुरुष पे 1084 महिला है, वहाँ महिला की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, 84। कभी ऐसा भी सवाल दे सकता है, यानी दोनों याद रखना जरूरी है, कह देगा कितना ज़्यादा है भारत की लिंगानुपात से केरल कितना ज़्यादा है, तो उसमें माइनस कर देंगे अगर, लेकिन दोनों याद रखना चाहिए। और राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में कितना है? 879। सबसे कम कहाँ? हरियाणा। इसलिए हरियाणा से शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। हाँ बेटा तो पढ़वे करता है, बेटी ये सब कम पढ़ती है, सबको पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन जो पढ़ती है तो बहुत पढ़ती है, ये भी बात जान लीजिए, लड़का के बराबर टक्कर तुलना देती है। जो नहीं पढ़ेगी वो नहीं पढ़ेगी, अब पढ़ना शुरू कर दी। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर की जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका? पुदुचेरी का। इसका भी 1000 से ऊपर है, इसलिए यह भी VVI है, 1000 से ऊपर है पुदुचेरी का, इसलिए ये भी VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा? पुदुचेरी 1037, 1037। अब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम दमन और दीव का, मात्र 618, मात्र 618।
लिख लिए? आवाज आओ, साक्षरता बहुत ही महत्वपूर्ण। साक्षरता क्या है? साक्षरता, टोटल भारत का साक्षरता दर कितना है? 74%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर 74%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। पुरुष का साक्षरता दर 82.10। इसको पॉइंट में याद रखिएगा, किसी को पॉइंट में रखना है नहीं रखना है मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इसको पॉइंट में याद रखना है। पुरुष का साक्षरता दर 82.1%। 82.1% पुरुष का साक्षरता दर, और भारत का कुल साक्षरता दर 74%। और महिला की अगर बात की जाए तो 65.5 बोल सकते हैं, 65.50% महिला का। ठीक है, महिला का, पुरुष का और भारत का, ये तीन एकदम महत्वपूर्ण, एकदम याद होना चाहिए। बराबर परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, भारत में महिला की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य की बात किया जाए साक्षरता दर में तो सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल। देखिए कितना ज्यादा वहां परसेंटेज है, 93.91%। बाप रे, केरल का साक्षरता 93.91%, 100 के करीब पहुंचने वाला है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़ने का वहाँ माहौल बहुत है, लोग वहाँ पे पढ़ाई को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। कहाँ? भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? कितना परसेंट? 93.91%। हाँ, 94 मान लीजिए, आराम से बोल सकते हैं। सबसे कम साक्षरता वाला देखिए, बड़ा अच्छा लगता है बोलने में ना, गर्व से बोलते हैं कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। इसको सुधारना है। 61.8%। यहाँ दिखावे के चक्कर में बड़ी रहेगा सब, यहाँ का सोचे सबका वैसा है, क्या कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई को उतना प्राथमिकता लोग नहीं देते हैं। बस वही बात है, यहाँ पे पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा, कुछ भी कोई अच्छा करने लगता है बस पॉलिटिकल दबाव। अभी प्राइवेट स्कूल वगैरह में देखिए, सरकारी स्कूल का बात किया जाता है, प्राइवेट स्कूल वाला सब कॉपी किताब लाएगा, कहाँ से खरीदना है? स्कूल से खरीदना है। यूनिफॉर्म खरीदना है, कहाँ से खरीदना है? स्कूल से खरीदना है। कि हर साल किताब चेंज, अरे एक ही किताब का है, 2 साल 5 साल 7 साल नहीं चल सकता है, हर साल एक किताब चेंज करेगा। यूनिफॉर्म, जूता, और अब तो और नया बताते हैं, घड़ी भी देने लगा। बताइए 4 साल 5 साल का बच्चा घड़ी क्या जरूरत है पढ़ने का? यही सब है ना, प्राइवेट स्कूल सबका माना चलता है, तो वहाँ सब मिला हुआ रहता है, क्या कर सकता है। दिल्ली में जा देखिए सरकारी स्कूल का क्या हाल है, बहुत बेहतरीन स्थिति है, लेकिन यहाँ बिहार में सोच ही ऐसा। अगला देखेंगे, शीर्ष साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित में लक्षद्वीप, 91.8%। 91.8%, लगभग केरल के आसपास ही कह सकते हैं, उतना भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश साक्षर वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, 76.24%। 76.24%। आप बताइए बेबी, दादर और नागर हवेली का राजधानी कहाँ है? चलिए बता दिए तो ठीक है। आप बताइए नया, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 और बताओ रोकी तुम, भारत में कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? हैं? 8 है, और इधर राज्य कितना? 38। तुम अभी 10 को कहाँ से बढ़ा दिया जी? यूपी बिहार सबको कर दिया डिवाइड क्या? डिस्ट्रिक्ट नहीं, ओ अच्छा डिस्ट्रिक्ट समझ लिए थे बिहार वाला। कितना? 28। हाँ ठीक है, चलो लिख लिए। देखो ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, जानना चाहिए, इसलिए हम पूछ देते हैं। अगला आइए, टॉप लिटरेसी स्टेट्स। पहला स्थान पर कौन?
दूसरा स्थान पर ओवरऑल है, तीसरा स्थान पर मिजोरम, चौथा स्थान पर गोवा, पांचवा स्थान पर त्रिपुरा। अरेंज करने के लिए देता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए, इसमें सब मिला हुआ है। और अगर बात करेंगे लिस्ट लिटरेसी स्टेट अभी, तो सबसे कम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, इसमें केंद्र शासित नहीं घुसा है, देखो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में राज्य है, इसलिए सबसे अधिक लिख लेंगे, सबसे कम लिख लेंगे, सबसे अधिक और सबसे कम। ठीक है, एकदम पहला स्थान पर केरला सबसे टॉप पर, दूसरा स्थान पर लक्षद्वीप, तीसरा पे मिजोरम, चौथा पे गोवा, पांचवा पे त्रिपुरा। एकदम महत्वपूर्ण डाटा है, एकदम याद रखना है, नहीं तो कोई, नहीं तो हम तो पूछबे करेंगे, दे देंगे अरेंज करने के लिए, ये कन्फर्म है। एक क्वेश्चन आउट कर दिए। परसेंटेज इसका नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका खाली परसेंटेज याद रखिए ना, केरला का आएगा, अपना बिहार वाला याद रखिएगा। चलो आज आगे बढ़ते हैं। कौन डाटा है? अरे सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, पढ़ा लिखा, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? के नंबर पर है पूरे भारत में? 2 नंबर पर कौन है? 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर? क्या दिक्कत, समझ में आया? तो इसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों लिया, ओवरऑल कर दिया, और सबसे कम नहीं नहीं, तो यही सही है। ये है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ पॉपुलर डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या, इसमें देखो कितना महान हमारा राज्य, जनसंख्या घनत्व में कौन एक नंबर पर है? तनी मनी ना है, हाँ, यहाँ पे इसलिए तो बोलते हैं 1106 किलोमीटर, बताइए 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बाप रे। शाम में इसलिए चल जाइए रोड पर, बाप रे, लगेगा मेला लगल है दुर्गा जी का, है। यहाँ तो और ज़्यादा, यहाँ तो 1100 क्या, हमको लगता है 11,000 होगा, इसको सीधे एक अंक बढ़ा दीजिए। हम बोले थे ना, किसी को अगर गांधी मैदान का एड्रेस नहीं पता है और उसका मुंह इधर करा करके खड़ा कर दे, खाली यहाँ पर भिगना पाड़े जी भाई जी जूस वाला दुकान पर, अब मुंह घुमा दे उसका गांधी मैदान की तरफ, वो ठेलेते ठेलेते पहुंच जाएगा गांधी मैदान। आदमी लोग इतना ज़्यादा अभी मार्केट में चलता है, ठेल ठेल के चढ़ता है। एक बार हम भी जा रहे थे पैदल, तो हमको क्या पता, शुरुआत में जब आए थे तो उस समय भी उतनी भीड़ था, तो ऐसे चल रहा था, पीछे से ऐसे धक्का दिया, मारते हुए निकल रहा था, हमको लगा कुछ बात है, तो हमारे जैसा भी आदमी, हम उसको कुछ दूर ओवरटेक करके और उसको रोके और पूछे कि भैया एग्जाम छूट रहा है आपका क्या? तो कहा एग्जाम नहीं, कहा क्या हुआ? हमको तो वैसे ठेले जा रहे, काय पार कर रहे हैं, बोलते कि जरा साइड हटिए, हम ठेले ठाले पार कर ले जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कितना? एकदम ये डाटा याद रखना है, 1106। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, ये तो बहुतों बार परीक्षा में पूछ चुका है, मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के रेडियस में, एकदम शांति, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति, यहाँ से घूम जाओ पूरा, एक व्यक्ति यहाँ मिलेगा तो एगो मिलेगा 100 मीटर पर, एगो मिलेगा 500 मीटर पर, एगो मिलेगा 70 मीटर पर, ऐसे मिलेगा। हाँ, पहाड़ी भी है। और सबसे उच्चतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में देखिए कितना है, दिल्ली का। अभी जो चर्चा कर रहे थे हम, 11,297 व्यक्ति, 11,000। इसीलिए वहाँ पे भी देखते हैं जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, व्यक्ति ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है।
और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका डाटा नहीं दिया गया है, वो उच्चतम, यहाँ उच्चतम लिखा गया। तो सबसे हाई, सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अगर संख्या पूछेगा तो बिहार का कितना 1106, अरुणाचल प्रदेश का कितना 17। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली 11,297 और सबसे कम अंडमान निकोबार। चलो ठीक है, एक दिन में याद नहीं होगा, इसको एक बार थोड़ा और देखना पड़ेगा। ये तो लिख ही लिए हैं, चलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ये नहीं देता है, खाली दिल्ली वाला जानना जरूरी है। अब आ जाओ रिवीजन, जितना ऊपर लिखे हो ना एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, कुल जनसंख्या कितना है 121 करोड़। बोलते जाइएगा, कुल जनसंख्या कितना, क्या बोले, हाँ तो भारतीय बढ़ा रहे हैं। पुरुष जनसंख्या कितना परसेंट 51.54%। पुरुष जनसंख्या कितना 51.54%। कुल जनसंख्या कितना भारत का 121 करोड़। महिला जनसंख्या कितना परसेंट 48.46%। 46 नहीं बोलो, 46 बोलो, नहीं तो आदत रह जाएगा तो बराबर 46 ही निकल जाएगा। गलत है 46, मैथमेटिक्स के अनुसार 46 गलत है, 46 होगा। कुल जिला की संख्या कितना जनगणना के अनुसार भारत में कुल जिला की संख्या, बिहार में कुल कितना जिला है 38 है। 38वां जिला कौन है, बिहार का 38वां जिला किससे कटकर बना है, हाँ ठीक है। कुल साक्षरता दर कितना, कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और बाल का लिंगानुपात 919। देखो यहीं पर सब एक जगह फैक्ट हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, इसलिए एक जगह कर दिए ताकि याद करना आसान। उधर जितना लिखे हैं अगर वो याद करना मुश्किल हो रहा है तो बस इसको याद कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। लेकिन हम तो वो सलाह नहीं देंगे, एक बार माइंड में रखिए और कोशिश कीजिएगा बाद में एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, याद होगा। कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होगा, इसमें होगा, बाकी ये सब डाटा 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। और है, हाँ जी, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये भी याद रखना है 1106। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, बहुत सुंदर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम आबादी वाला राज्य, यहाँ जनसंख्या घनत्व होगा, ये घनत्व का होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, और सबसे कम पीछे करवा चुके हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ अधिक है, अपने मनीष बोल देता है केरल। केरल में क्या रहेगा, ग्रामीण जनसंख्या माने गांव में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक यूपी में। एक ये भी दिमाग लगा के जवाब दे सकते हो कि यूपी की जनसंख्या कितनी है, सबसे ज़्यादा 19 करोड़ के आसपास। तो स्वाभाविक है 19 करोड़ में तो सब शहरी में तो नहीं रहता होगा। अब भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे सबसे अधिक ग्रामीण लोग हैं। अब ने धीरे धीरे सब डेवलप होता जा रहा है, टाउन की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन जनरली सब ग्रामीण ही लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से हाँ सबसे अधिक नगरीय वाला जनसंख्या वाला ये पूछता है परसेंटेज वाला। उच्चतम लिंगानुपात कहाँ, और सबसे कम लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, बहुत सुंदर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात और सबसे कम दमन और दीव। थैंक यू, ठीक है। ये हमारा भारत की जनगणना से संबंधित, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब नए टेस्ट में ये भी टॉपिक आपका शामिल हो गया है।